स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा भारत में जो 15 लाख से आय वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या भारत सरकार 1 फरवरी 2025 को क्या टैक्स में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। यानी क्या भारत सरकार अगर आप 15 लाख से नीचे अगर आपकी वार्षिक आमदनी है तो अब आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूज़ अगर 1 फरवरी 2025 को आम बजट में अगर आती है तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को मिलेगा जो केंद्र सरकार में एम्प्लाई है या राज्य सरकार में एम्प्लाई है, तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये बात को ज़रा समझना है कि एक तरफ केंद्र सरकार जीएसटी को 35% करने का लक्ष्य बना रही है और यहाँ पे अभी बहुत से ऐसे आपको गुड्स एंड सर्विस में आप देख सकते हैं कि 18% जीएसटी, तो आप लगभग प्रतिदिन बहुत से ऐसे मटेरियल है जिसको आप उपभोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 15 लाख जहाँ पे 3 लाख तक आमदनी वाले वार्षिक आमदनी वाले लोगों को जो टैक्स से छूट मिलता था, अब वो सीधे बढ़कर क्या सच में 15 लाख होने वाला है या ऐसे ही कोई झूठी मूठी अफवाह जो है वह सर्कुलेट करवाया जा रहा है ताकि 1 फरवरी तक इस आशा के साथ जिया जा सके कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। एक यहाँ पे एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 को अब उसको डायरेक्ट टैक्स 2025 के नाम से जाना जाएगा। बहुत सारे इसमें जो कह सकते हैं कि बहुत सारे इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा जिस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बातें चल रहे हैं। लेकिन जहाँ पे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पॉपकॉर्न को लेकर चर्चा किया गया, सेकेंड हैंड कार व्हीकल को लेकर चर्चा किया गया। यहाँ पे जिस तरीके के जीएसटी 5%, यहाँ पे जैसे जीएसटी जो पॉपकॉर्न पर 5% और जैसे ही अगर आप कार्मेल पॉपकॉर्न तो 18% जीएसटी टैक्स, चॉकलेट फ्लेवर लेते हैं तो 18% जीएसटी टैक्स, बुक लेते हैं तो 0% है, और अगर आप उस बुक को रीडिंग नोट्स बनाने के लिए अगर डायरी कॉपी लेते हैं तो आपको 12% जीएसटी देना होगा। यानी केंद्र सरकार क्या कुछ ऐसा गेम करने वाली है कि आपकी जो कान है वह राइट ईयर को लेफ्ट हैंड से और लेफ्ट ईयर को राइट हैंड से छुआने की कोशिश कर रही है या छूने की कोशिश कर रही है। तो इस विषय पर ज़रूर आप लास्ट तक बने रहिएगा और इस तथ्य को हम लोग यहाँ पे भली भांति इसको समझेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा और सुझाव आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए 2025 जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण साल होने वाला है, खास करके जो सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन भोगी हैं। 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी हैं। एक एनपीएस का मुद्दा, दूसरा यूपीएस मुद्दा, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा, और जिस तरीके का महंगाई भत्ते में कमी देखा गया है विगत कुछ हाफ क्वार्टरली से, तो उसमें भी कुछ बढ़ोतरी को लेकर लोग आशान्वित हुए हैं यहाँ। और सबसे जो बड़ा स्केल पर जो मुद्दा 8th पे कमीशन का चल रहा है, इन सभी मुद्दों में जो ये चर्चाएं चले हैं, जो गलियारों से ये बात निकल कर आई है कि जो 15 लाख तक अगर टैक्स वार्षिक आमदनी करने वाले को अगर छूट मिल जाता है तो इसमें बहुत बड़ी अमाउंट में केंद्र सरकार को मिलने वाली जो राशि है इनकम टैक्स के माध्यम से, उससे धक्का लग सकता है। तो सच में क्या केंद्र सरकार इतना कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है? लेकिन यहाँ पे एक दूसरा तथ्य यह भी है कि ऐसा क्यों केंद्र सरकार ऐसा क्यों विचार कर रही है कि अब कुछ टैक्स में छूट ज़्यादा बड़े स्तर पर दिया जाए। अगर आप पिछले 3-4-5 महीनों को अगर आप देखें प्रैक्टिकल लाइफ में ही, तो क्या सच में आपने कुछ परचेजिंग कैपेसिटी यानी आपने वस्तुओं की क्रय करने की शक्ति को कम कर दिया है? यानी आप जब मार्केट जा रहे हैं तो कुछ वस्तुओं के साथ आपको समझौता करना पड़ रहा है, या तो उसकी मात्रा में कमी करनी पड़ रही है या उसे खरीदना ही छोड़ देना पड़ रहा है। सच में ऐसा अगर हुआ है तो ये भारत सरकार के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और ये किया किसने? अगर 15 लाख का छूट अगर होता है तो इसको इकलौता श्रेय जाता है उस मध्यम आय वर्ग को जिनकी आमदनी 15 लाख रुपए वार्षिक है। उन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से बाजार की महंगाई बढ़ते चले गए तो उन लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी गिरते गया। दूसरी तरफ टैक्स का दायरा, टैक्स इतने लार्ज स्केल पर उसके जो स्लैब बनाए गए उस स्लैब में टैक्स डिडक्शन जो किया जाने लगा। अब ये सभी जो मुद्दे हैं इसके कारण से क्या हुआ कि लोगों ने वस्तुओं को खरीदना यानी कंज्यूम करना, उपभोग करना कम कर दिया।
जब वस्तुओं को उपभोग करना कम किया तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को ये लगने लगा कि जिस तरीके का इन्फ्लेशन हमारा गिर रहा है, जैसे अभी के डेटा को अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति 5.48% पर आया हुआ है। तो बताइए कि ये विश्व के पिछड़े देशों की ये इन्फ्लेशन रेट होता है और भारत तीसरी अर्थव्यवस्था का ढोल पीट रही है। तो क्या ये ढोल सच में आवाज़ देने वाली है? अगर 5.48 इन्फ्लेशन अगर बना रहा तो ये इस इन्फ्लेशन को सही करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि इन्फ्लेशन में सुधार लाया जाए, यानी लोगों की कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। कंजम्पशन कब बढ़ेगा? जब लोगों को, अभी हमने कहा कि जो राइट हैंड से राइट ईयर को न छुआकर उसे लेफ्ट ईयर को छूने देना है और लेफ्ट ईयर को लेफ्ट हैंड से न छूकर राइट ईयर को छू देना है। यानी कहने का मतलब कि हम आपको 15 लाख रुपए तक अगर एनुअल इनकम पर टैक्स फ्री करते हैं तो अदर कुछ ऐसे कंजम्पशन वाले होंगे जिस पर हम जीएसटी लगा देंगे। अब ये सोचिए कि अगर जो अभी चल रहा है अलग अलग सोर्स से कि 35% तक जीएसटी जाएगा, यानी इधर हम आपकी आमदनी पर कुछ रिबेट कर देंगे, लेकिन दूसरे तरफ से आप आइए मार्केट में और अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आप काफ़ी संख्या में जीएसटी देंगे। क्यों? क्योंकि जिस कल्चर में हम लोग को खाने पीने रहने की आदत बन गई है वहाँ पे कंजम्पशन एक हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो टैक्स रिजीम है, तो इसको टैक्स रिजीम को दो इसके फाइनेंशियल ईयर पे चर्चा करेंगे। एक देखिए न्यू टैक्स रिजीम आया है। न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपए तक वार्षिक आमदनी पर टैक्स फ्री की बात की जा रही है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात चल रही है। देखिए एक ओल्ड टैक्स रिजीम है जो फाइनेंशियल ईयर 2024। अब आप किसको आप करना चाहते हैं? तो यहाँ देखिए कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप आते हैं तो अगर आपकी 15 लाख रुपए तक अगर आमदनी है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रिजीम है तो इसका एक अलग अलग प्रतिशत यहाँ पे परसेंटेज तय किया गया है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में एक और बड़ा अंतर क्या है? जैसे न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो छूट प्रावधान, जो आपको छूट मिलते हैं, जो एक्सेम्पशन जो मिलते हैं, आपको वे नहीं मिलेगा। जैसे हाउस रेंट, लीव ट्रेवल अलावेंस, इनकैशमेंट ऑफ लीव, पेंशन स्कीम, ग्रेचुइटी स्कीम, इनकम अंडर वीआरएस, अलावेंस, ये सभी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सभी आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में ही दिए जाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में ये सभी, यानी आपको, मैंने कहा कि आपको किसी न किसी हाल में टैक्स का जो दायरा है, केवल आपको लगेगा, फील होगा कि 15 लाख तक टैक्स स्लैब में कर छूट दे भी देती है सरकार, लेकिन फिर भी आप बच के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्यों? क्योंकि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को अगर आप चूज करते हैं तो ये सभी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। अगर ओल्ड को अगर आप करते हैं तो फिर आप पुराने वाले टैक्स में आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भारत सरकार में जो क्या होता है कि टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए और डिडक्शन के लिए लोग क्या करते हैं? लोग करते क्या है कि LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, PF वाले जो फैसिलिटीज़ हैं, इन सभी पर वो क्या करते हैं कि छूट पाना चाहते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि हाउस रेंट पर भी छूट पाना चाहते हैं, लिव इनकैशमेंट पर भी छूट पाना चाहते हैं, तो इस तरीके के फैसिलिटी पर वो छूट पाना चाहते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये छूट नहीं मिलेगा। अब ये जब छूट आपको नहीं न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा तो क्या इसका सही तरीके से जब आप अवलोकन करेंगे, अगर 1 फरवरी 2025 को संभवतः अगर ये लागू होता है 15 लाख, ऐसा तो लग तो नहीं रहा है कि 15 लाख वाला लागू हो पाएगा, लेकिन अगर लागू होता है तो अगर बजट का यह भाग बन जाता है तो ये आप निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे इतनी आसानी से कि कौन ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सरकार का एक अलग और सोचने का तरीका है। सरकार के पास अभी करदाताओं की संख्या 1% है, अब उसको बढ़ाकर 7.5% करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि टैक्स नियम को सरल बनाया जा रहा है। टैक्स नियम को सरल बनाने के लिए कि हम लोग टैक्स पे ही हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिडक्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे छूट का जो प्रावधान है जो आम जनता या कह सकते हैं कि साधारण भाषा में उसे नहीं समझा जा सकता है। तो इसको लेकर जो 2010 में चर्चा हुआ था, डायरेक्ट टैक्स बिल को 2010 में चर्चा किया गया था, लेकिन ये क्या हुआ कि इसको पास करते करते 2025 अब संभवतः इसे माना जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो 2025 आएगा। अब जब डायरेक्ट टैक्स कोड 2025
ये जगह ले लेगा किसका, इनकम, ये जगह ले लेगा इनकम टैक्स 1961 का। अब देखिए, अगर आप इनकम टैक्स फाइल किए हैं तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पे दो तरीके का ईयर आपको देखने को मिलता होगा, एक असेसमेंट ईयर और एक दूसरा मिलता होगा आपको फाइनेंशियल ईयर और एक असेसमेंट ईयर। अब ये डायरेक्ट टैक्स कोड जो 2025 आ रहा है, यहाँ पे आपको केवल फाइनेंशियल ईयर ही देखने को मिलेगा, यानी आप फाइनेंशियल ईयर में ही टैक्स को पे करेंगे। पहले क्या होता है, अभी तक जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसमें क्या होता है कि आपका जैसे 2024-25 की अगर बात करें तो आपकी आमदनी हुई 2024-25 में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आपने जो अर्न किया, ये जो आपने अर्न किया ये आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ। अब इसके बाद जैसे आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा आपका इसका 2025-26, यानी आप जो टैक्स जो दे रहे हैं 2025 में वह आपकी 2024 की कमाई पे दे रहे हैं। लेकिन अब एक नियम बदलने वाला है, अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को अलग अलग आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल फाइनेंशियल ईयर ही आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो इस बदलते हुए टैक्स प्रणाली पर 1 फरवरी 2025 को लेकर सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण निगाह है कि जिस तरीके से नोटबंदी किया गया, जिस तरीके से भारत में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिस तरीके से जीएसटी पर टैक्स लगाया गया, बहुत से ऐसे इकोनॉमिकल टर्म को चेंज किए गए, तो आने वाले समय में जो इनकम टैक्स 1961 है इसके बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन दोनों बदल जाएंगे और आपको एक नए टैक्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो 1 फरवरी 2025 को हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे कि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन किस प्रकार टैक्स 2025 के बिल को इंट्रोड्यूस करती हैं। और इस वीडियो का मकसद ये था कि मध्यम वर्ग जो 1 करोड़ जिसकी जनसंख्या है लगभग, जो लोग टैक्स पेई हैं 15 लाख, भारत में 15 लाख तक वार्षिक आमदनी करने वाले लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़ ही मात्र है। 140 करोड़ की जनसंख्या में बहुत कम संख्या है इन लोगों का। तो क्या आने वाले समय में जो टैक्स पेई जो 15 लाख तक आमदनी वाले लोग हैं, क्या ये लोग केंद्र सरकार की इस नीति पर संतुष्ट हो पाएंगे, या आने वाले समय में क्या केंद्र सरकार को इसको कोई बेनिफिट मिल सकता है या देश को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात को और ज़रा देखिए कि बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ हैं जो भारत को छोड़कर सिंगापुर जा रही है, सऊदी अरब जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि भारत के अंदर जो टैक्स जो लगाए जा रहे हैं वह काफ़ी बड़े प्रतिशत के आधार, बड़े प्रतिशत पर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर कंपनी उसे एफोर्ड करने में सक्षम नहीं है। इस कारण से बहुत सारी कंपनियां जो है वो भारत से भी दूसरे देशों में जा रही है। इस कारण इन्फ्लेशन तो गिर ही रहा है, इसका उत्पादन तो गिर ही रहा है, और महंगाई अचानक जो बढ़ा, महंगाई वगैरह बढ़ने से परचेजिंग कैपेसिटी गिर गया, कंजम्पशन कम हुआ। तो उपभोग को बढ़ाने के लिए ये सभी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, अगर कुछ सुझाव होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आप अगर ये 15 लाख रुपए तक अगर आपकी आमदनी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।